Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, in the very previous lecture, we have discussed about the various storm centers. That includes your Delhi, and we have talked about the Kanpur and so many states. My dear friends, in this very lecture, we are going to discuss about the remaining status, or we can say about the remaining storm centers like Jhansi and many others. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बात करते हैं आज झांसी के बारे में। वो झांसी जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, जहां पे वही लीडर हुआ करती थी। दोस्तों, यहां पे ये रिवोल्ट कब स्टार्ट करती है? जून 1857 में दोस्तों। और झांसी में लीडर कौन होती है? और रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि रानी लक्ष्मीबाई यहां पे चाहती थी कि उनका बेटा जिनका नाम होता है दामोदर राव, ये चाहती थी कि यही यहां पे गद्दी पे बैठे, लेकिन ये इसका एडॉप्टेड सन था, ये इसने गोद लिया था सन। यहां पे उसी टाइम पॉलिसी आती है लॉर्ड डलहौजी की, और लॉर्ड डलहौजी 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को कैप्चर करते हैं दोस्तों। और यही आग इस झांसी की रानी की, जिसे नाम होता है रानी लक्ष्मीबाई, इसके दिल में होती है। और जैसे ही वहां पे रिवोल्ट खड़ा होता है मीरठ में, फिर जाके वो जब दिल्ली में पहुंचता है, तो यहां से झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई सोचती है कि अरे भाई, लोहा गर्म है, हथौड़ी तो मारना चाहिए। तो यहां पे इसके दिल में जो आग थी, इसने बाहर निकाली और लोगों को बोला कि मैं आपकी लीडर और आप मेरे फॉलोअर्स, और हम भी यहां से रिवोल्ट खड़ा करेंगे दोस्तों। और ये क्या करती है? ये यहां पे रिवोल्ट खड़ा करती है। इसीलिए बहुत सारे रिवोल्ट्स फिर मजबूर हो गए इस पे लिखना कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट, यानी सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर अगर कोई है रिवोल्ट की, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का छोटा सा बेटा होता है दामोदर राव, जो इसके पीछे होता है, जिसको इसने बांधा होता है अपनी पीठ के साथ, और जंग लड़ती होती है। दोस्तों, वो बिल्कुल सही था। यहां पे अंग्रेजों का एक कमांडिंग ऑफिसर जिसका नाम होता है ह्यूग रोज, सर ह्यूग रोज, यहां पे लिखा है। तो दोस्तों, उसने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा था, उसने लिखा था, हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबेलर्स, यानी एक ही मर्द से मुझे पाला पड़ा, और वो मर्द भी एक औरत थी, और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। यानी जो रिवोल्ट में सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर थी, जो बिल्कुल लड़ती थी अंग्रेजों के साथ, जो घोड़ों पे लड़ती थी अंग्रेजों के साथ, और वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर यहां पे कौन थी? यहां पे थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। सो इसीलिए आपकी हिस्ट्री मजबूर हो गई यहां पे लिखना कि रानी लक्ष्मीबाई वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है ना दोस्तों? ओके, यहां पे जो बाकी फिर नेशनल मूवमेंट इस यहां पे खड़ी हो गई, जैसे हम देखेंगे गांधी जी जैसे पिक्चर में आएंगे, जैसे हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पिक्चर में आएंगे, तो दोस्तों वो रानी लक्ष्मीबाई को एज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनाएंगे। यानी वो रानी लक्ष्मीबाई को अपना आइडल मानेंगे, वो रानी लक्ष्मीबाई को यहां पे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस करार देंगे दोस्तों। यानी इतना बोल्ड थी और इतनी निडर थी रानी लक्ष्मीबाई, और बिल्कुल जंग के मैदान में अंग्रेजों के साथ लड़ने गई थी दोस्तों। और यहां पे सर ह्यूग रोज यहां पे लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बिल्कुल डिफेंड किया जब मैंने इन पे हमला किया था 23 मार्च 1858 में, यानी बिल्कुल आर पार लड़ाई हो गई थी। और यहां पे इस जंग में जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पे जंग का ऐलान किया अंग्रेजों के खिलाफ, रिवोल्ट स्टार्ट किया, तो इन्होंने नाराबाजी लगाई। यानी रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पे बैटल क्राई क्या दी? मेरी झांसी दूंगी नहीं। जैसे हम आज कश्मीरी के लोग बैटल क्राई देते हैं, हम क्या चाहते, ठीक है ना, इसी तरह से इसने भी बोला मेरी झांसी दूंगी नहीं दोस्तों। सो इट वाज अ बैटल क्राई ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। ओके, बाद में हमें पता चलेगा कि जहां से नाना साहिब के एक साथी जिनका नाम होगा तांत्या तोप, कल के लेक्चर भी मैंने आपको पढ़ाया था तांत्या तोप के बारे में, जब ये वहां से भाग के आएगा और यहां पे झांसी चला आएगा और झांसी में देखेगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पे रिवोल्ट खड़ा किया है, तो ये उसको ज्वाइन करेगा। कौन? तांत्या तोप। ओके मेरे दोस्तों,
सो जब यहां से इनको ज्वाइन करेगा और इनकी फौज अब स्ट्रांग हो जाएगी, अब झांसी की रानी यहां पे स्ट्रांग हो जाएगी और यहां पे ऑटोमेटिकली अचानक फिर ऐसा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई यहां पे अंग्रेजों से हार जाती है, क्योंकि अंग्रेजों का इतना बड़ा झुंड आता है, अंग्रेजों की इतनी अथॉरिटी आती है, यहां से फिर रानी लक्ष्मीबाई हार जाती है और दोनों कहां चले जाते हैं, यानी दोनों यहां से चले जाते हैं, तांत्या तोप भी और रानी लक्ष्मीबाई भी यहां से चली जाती है ग्वालियर। कहां चले जाते हैं दोस्तों? ग्वालियर। और जैसे ही ये ग्वालियर चले जाएंगे, लेकिन ग्वालियर में जो शिंदे होते हैं वो अंग्रेजों के लॉयल रहते हैं दोस्तों, वो अंग्रेजों के साथ देते हैं इस जंग में यानी जो रिवोल्ट होता है, कल को आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आपके मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ कि कौन थे वो मराठास जिन्होंने रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी जिन्होंने रिवोल्ट नहीं लड़ा था बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो दोस्तों एक मराठा आपके चीफ थे, उनका नाम था शिंडेज, जो ग्वालियर में रहते थे दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहां से फिर हम देखेंगे यहां से पेशवा कौन खड़ा हो गया था? नाना साहिब ने बोला था कि अब मैं पेशवा और मैं यहां पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाऊंगा दोस्तों। तो जैसे ही ये शिंदे देखता है और शिंदे ग्वालियर से भाग जाता है, कहां पे बसता है? फिर आगरा में बसता है। अब यहां पे रेबल कौन खड़ा होता है? पेशवा कौन खुद को डिक्लेयर करता है? नाना साहिब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। और यहां पे रानी लक्ष्मीबाई भी अब ग्वालियर चली जाती है तांत्या टोप के साथ, अंग्रेजों के साथ लड़ने दोस्तों। बाद में हम देखेंगे नाना साहिब जब उनसे हारेंगे और वो चले जाते हैं साउथ की ओर। खैर अंग्रेजों ने फिर बाद में इस ग्वालियर को भी रिकैप्चर किया, कब? जून 1858 में दोस्तों। ओके, और यहां पे जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई होती है उसको फिर मार गिराया जाता है। ठीक है, ये मैं अभी फिर आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में दोस्तों कि झांसी की रानी के साथ क्या होता है, कब यहां पे झांसी फिर रिकैप्चर किया जाता है, इसी लेक्चर में हमने ये पढ़ना है। फिलहाल हमने देखा कि झांसी में लीडर कौन थी, वहां पे थी रानी लक्ष्मीबाई। कब उसने रिवोल्ट किया? जून 1857 में दोस्तों। और इसका साथ किसने दिया? तांत्या टोप ने। इसकी बैटल क्राई क्या थी? ये। और इसका अपोजिट कौन था? जो अंग्रेजों का कमांडिंग ऑफिसर था वो थे सर ह्यूग रोज। ठीक है ना दोस्तों? ओके, इसी तरह से एक और स्टेट की बात करेंगे, आरा के बारे में। आरा एक जगह है आज बिहार में, वहां पे भी वो भी एक स्टॉर्म सेंटर बन गया दोस्तों। कब वहां पे रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ? 25 जुलाई 1857 को। और वहां पे इस रिवोल्ट के लीडर कौन थे? कुंवर सिंह। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। कल मैं आपके लेक्चर में प्रीलिम्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। और ये क्वेश्चन आपके शायद 2014 में आया था कि आप बताओ बिहार से किसने रिवोल्ट लड़ा था? तो दोस्तों उसका आंसर था कुंवर सिंह। ओके, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बशर्ते कि कंडीशन ये है कि आपने पढ़ा होगा। अच्छा चलो इसी कुंवर सिंह के बारे में बात करते हैं। कुंवर सिंह बेसिकली एक बूढ़ा आदमी था, 70 साल का था, जो बेसिकली एक जमींदार था जगदीशपुर का। जगदीशपुर भी आपके बिहार और आरा में एक जगह है, वहीं का ये जमींदार था। लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ क्यों था फिर? क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी जमीन हड़प ली थी। अंग्रेजों ने इसको, जो इसकी जमीन हुआ करती थी वो इससे हड़प ली थी दोस्तों। सो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अब ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए बिहार से ये कुंवर सिंह अब यहां पे रिवोल्ट स्टार्ट करता है। और आपकी हिस्ट्री लिखती है ही वॉज द वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर ऑफ द रिवोल्ट। और बिहार में अब अगर कोई आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर बना तो वो बना यही। बेसिकली ये क्या था? ये जमींदार था दोस्तों। इसी तरह से ये थी कुछ स्टारम सेंटर्स के बारे में बातचीत दोस्तों। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आए जिन्होंने यहां पे रिवोल्ट स्टार्ट किया दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट शख्सियत का नाम जो आपकी एनसीईआरटी ने भी कवर किया है, दैट इज मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। बेसिकली दोस्तों ये मद्रास का रहने वाला था, यानी ये साउथ स्टेट से आया था, मद्रास का रहने वाला था दोस्तों, लेकिन बाद में फिर फैजाबाद आया था। आपकी एनसीईआरटी इसे एक और नाम देती है डनका शाह। मौलवी अहमदुल्ला को क्या नाम देती है? डनका शाह। देखो दोस्तों क्यों डनका शाह? क्यों डनका शाह? इसलिए क्योंकि ये पीठ पे डोल बांधता था और फिर रात के वक्त अलग अलग गांवों में चला जाता था, लोगों को तैयार करता था रिवोल्ट लड़ने के लिए। यानी डोल बजा के वहां पे लोगों को इकट्ठे करता था, फिर उनको बोलता था कि हमें रिवोल्ट लड़ना है।
फिर हम देखेंगे दोस्तों ये बाकी लोगों को इकट्ठा करता है और यहां पे ये 22nd नेटिव इन्फेंट्री का लीडर बनता है। यानी मैंने आपको बताया ये एक रेजिमेंट थी, आर्मी एक रेजिमेंट थी, 22nd नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। दोस्तों ये इसका लीडर बन जाता है जब ये लोगों को इकट्ठा करता है, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और इसीलिए आपकी हिस्ट्री फिर लिखती है मोस्ट एक्नॉलेज्ड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट इन द अवध। यानी अवध में अगर हम रिवोल्ट्स के लीडर्स की बात करेंगे तो वहां पे हमें जरूरी मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में भी बात करनी होगी दोस्तों। और इसने अंग्रेजों को एक बैटल में हराया जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चिन्हात। और वहां पे हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेजों के ऑफिसर थे उस टाइम के, उसको इसने हराया। तो दोस्तों इसीलिए इसको एनसीईआरटी ने कवर किया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग इतना है कि अगर लीडर्स या इंडियन रूलर्स या इंडियन स्पाइज ने रिवोल्ट किया, लेकिन मास सैक्रिफाइसेस यानी लोगों ने भी यहां पे बहुत बलिदान दिए, बहुत सैक्रिफाइसेस दिए, और उनकी सैक्रिफाइसेस इमेंस एंड इन्यूमरेबल थी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपकी एनसीईआरटी लिखती है शाहमल के बारे में। दोस्तों ये शाहमल बेचारा कौन था दोस्तों? आज भी हिस्ट्री इसे बड़े दुख अंदाज से, बड़े दर्दनाक तरीके से इस शाहमल साहब को जो शहीद हुए उसको बयान करती है। दोस्तों बेसिकली ये शाहमल साहब कौन था? ये एक लोकल विलेजर था, एक आम आदमी था मेरी तरह। कहां पे रहता था? यूपी में एक जगह है बागपत, या एक और जगह है बागपत में ही, दैट इज परगना भारत। तो दोस्तों ये यूपी का रहने वाला था, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो शाहमल ने भी यही कहा, बोला कि मैं एक विलेजर हूं और यूपी में रहता हूं। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया? इसने हर रात को और हर दिन को ये अलग अलग गांवों में जाता है, वहां के हेडमैन को तैयार करता था, बिल्कुल इसी मौलवी अहमदुल्लाह की तरह। वहां के पीजेंट्स को, जो कल्टीवेटर थे, जो जमीन खेती करते थे, वहां पे उन लोगों को यहां पे ऑर्गेनाइज किया, उन लोगों को बात समझाई, बोला कि मेरे भाइयों अंग्रेजों ने हमें खत्म किया, अंग्रेजों ने हमें निचोड़ा, अंग्रेजों ने हमें दौलत ली। दोस्तों हम इकट्ठे हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। जब रिवोल्ट खड़ा हो गया तो ये सक्सेसफुल होता है 84 विलेजेस में जाने के लिए। और 84 विलेजेस उर्दू में क्या कहेंगे? 84, 84 होता है ना, 84। इसीलिए फिर इसको नाम दिया गया 84 देश, जो इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 84 विलेजेस के लोगों को इकट्ठा किया, इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम पड़ा 84 देश। 84 का मतलब होता है 84 उर्दू में, ठीक है ना दोस्तों। क्या किया? नाइट में ये जाता था लोगों के पास, क्योंकि दिन में तो इसको अंग्रेज की पुलिस पकड़ते, मार देते, इसीलिए ये नाइट में चला जाता था और लोगों को इकट्ठा करता था। दोस्तों ये जो भारत देश है, देखो इसमें कितनी मेहनत लगी है इसको बनाने में, और यहां पे अंग्रेजों की खटी खड़ा करने में दोस्तों। और फिर शाहमल ने क्या किया? जब इसने लोगों को खड़ा किया, 84 विलेजेस के लोगों को खड़ा किया, और इन लोगों में जुनून था, ये अंग्रेजों से तंग हो गए थे। इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाई, जहां जहां पे दरियाओं पे पुल देखे, ब्रिजेस देखे, उनको यहां पे हटाया। और जो रोड्स बनाए थे अंग्रेजों ने, उनको यहां पे अंडक किया, उनको यहां पे डिगअप किया, उनको यहां पे खत्म किया। रोड्स को यहां पे, जो अंग्रेजों ने मेटल रोड्स बनाए थे, उसको यहां पे खोदा। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ कि अगर ब्रिजेस थे, पुल बने थे और मेटल रोड्स बने थे, तो ये तोड़ना क्यों जरूरी था दोस्तों? इसका भी एक बैकग्राउंड है दोस्तों। बेसिकली जब लोग इनको देखते थे, जो ये दरियाओं पे पुल बने थे, जो ये सड़कें बनी थी, बेसिकली लोगों ने समझा कि दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने ये रूल करने के लिए यहां पे बनाया, अंग्रेजों ने अपनी आसाइश के लिए ये बनाया। और जब भी कोई इंसान ये देखता था पुल बनते या रोड्स बनते, तो उसका दिल जलता था, क्योंकि वो समझता था कि ये अंग्रेज ने बनाया है और अंग्रेज की कोई चीज मुझे कबूल नहीं। इसीलिए दोस्तों वो लोग देश में आते थे, जुनून में आते थे, और ब्रिजेस और मेटल रोड्स को यहां पे खत्म करते थे, फिनिश करते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि अंग्रेजों की आर्मी अगर आ जाती तो उनको पुल पार करना था, फिर जाके वो वहां पे आती। लेकिन जब पुल ही नहीं रहे, जब मेटल रोड ही नहीं रहे, तो अंग्रेज कहां से आता अपनी आर्मी लेके फिर इन लोगों को मारने? तो इसीलिए कनेक्शन ही तोड़ा। और इसीलिए आपकी हिस्ट्री लिखती है कि इस देश में जो ये 84 देश बना, जो ये लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने ब्रिटिश हेडक्वार्टर
और मेरठ का कनेक्शन ही तोड़ा। कैसे? उन्होंने दिल्ली में अपने लोग भेजे और अपने लोगों को बोला कि यहां पे एक दीवार बना दो ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के दरमियान, ताकि ब्रिटिश लोग अपनी आर्मी मेरठ में ना पहुंचाए। ठीक है ना दोस्तों। और ये शाहमल यहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाता है कहां पे? एक बंगलू पे, जो एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंगलू होता है दोस्तों। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट रिवर यमुना पे था, रिवर यमुना पे जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। और यहीं से, इसी बंगलो से ये सुपरवाइज करता था और कंट्रोल करता था इन 84 विलेज के लोगों को, जो इसने एक टीम बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और यहीं पे इस बंगलो में ही इसने हॉल ऑफ जस्टिस भी बनाया था, यानी वो दरबार जहां पे फैसले सुनाए जाते थे, यानी जहां पे लोगों के मसले मसाइल हल करे जाते थे दोस्तों। हॉल ऑफ जस्टिस, ये बात आप याद रख लें क्योंकि एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को कवर किया है दोस्तों। सो इन शॉर्ट, जब यहां पे अब कनेक्शन ही कट हो गया, अब अंग्रेज की आर्मी यहां पे नहीं आए, तो इन्होंने क्या समझा? इन्होंने समझा कि ब्रिटिश रूल यहां पे खत्म हो गया अब, और यहां पे हमारा रूल अब स्टार्ट हो गया दोस्तों। लेकिन अंग्रेज इतनी जल्दी कहां छोड़ने वाला था? अंग्रेज जुलाई 1857 में अपनी आर्मी को भेजते हैं किसके अंडर? एक आर्मी को भेजते हैं, आर्मी ऑफिसर को, और बहुत सारे आर्मी को। एक आर्मी ऑफिसर का नाम होता है डनलॉप। ठीक है ना दोस्तों। और ये डनलॉप हमारे इस शाहमल साहब को किल करता है दोस्तों। लेकिन अब जंग का उसूल ही है, मारो या मर जाओ। लेकिन ये इस तरह से, अंग्रेज ऑफिसर ने इसको इस तरह किल किया, इस तरह शहीद किया कि इसके बॉडी के हर पार्ट को काटा। यहां पे बाजू अलग किए, सर अलग किया, टांगे अलग की, और यहां तक कि आपकी हिस्ट्री लिखती है 21 जुलाई 1857 को शाहमल साहब की जो गर्दन है, जो सर है, उसको यहां पे काट के लटकाया, और यहां पे लोगों को बिल्कुल यहां पे पब्लिकली लोगों के सामने उस सर को रखा हैंग करके, ताकि लोगों के अंदर खौफ और दहशत फैले। किनका? अंग्रेजों का। ठीक है ना दोस्तों। यानी इतना दुख और दर्द था जब यहां पे अंग्रेज थे दोस्तों। दोस्तों ये थी आपके स्टॉर्म सेंटर्स के बारे में बात, झांसी के बारे में, दिल्ली के बारे में, मेरठ के बारे में दोस्तों, कानपुर के बारे में, लखनऊ के बारे में, बहुत सारे स्टॉर्म सेंटर जो थे उनके बारे में मैंने डिटेल्ड बात की आपसे, जो आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे कवर किया दोस्तों। अब हम बात करेंगे डिफीट ऑफ रेबल्स। अब झांसी में रेबल उठा था, दिल्ली में, कानपुर में, इनको कैसे डिफीट किया दोस्तों? देखो ऑलरेडी मैंने ये बात डिस्कस भी किया, लेकिन कभी कभार आपका एग्जामिनर का दिमाग फिर जाता है तो वो आपको डिटेल्ड एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। पहले हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली यहां पे फिर से एक बार अब अंग्रेजों के कब्जे में आती है 20 सितंबर 1857 को। रिवोल्ट कब हुआ था? 11 या 12 मई 1857 को। लेकिन रिवोल्ट के बाद अब फिर से सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने एक बार फिर से दिल्ली को अपना निशाना बनाया और कब्जा किया। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था, दिल्ली में लीडर कौन था? बख्त खान था, या नॉमिनल या सिंबॉलिक हेड वहां पे बहादुर शाह को बनाया। लेकिन इस टाइम हम देखेंगे कि दिल्ली को कैप्चर किसने फिर से किया? तो वो अंग्रेजों का एक आर्मी मैन था, अंग्रेजों का जनरल था, जिसका नाम था जॉन निकोलसन दोस्तों। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द फोकल पॉइंट ऑफ रिवोल्ट? फोकल पॉइंट ऑफ रिवोल्ट कौन था? दैट वाज दिल्ली। यानी दिल्ली ही एक फोकल पॉइंट था। यानी अगर दिल्ली गिर जाती तो ऑब्वियसली सारे, यानी दिल्ली मान के चलो आप एक फोकल पॉइंट था। जब फोकल पॉइंट ही गिरेगा तो जो इर्द गिर्द के बाकी रिवोल्ट स्टॉर्म सेंटर थे वो तो खुद गिर जाएंगे। और यहां पे 20 सितंबर को दिल्ली ही गिर जाती है और इसे जॉन निकोलसन के जरिए फिर से कैप्चर किया जाता है दोस्तों। ये हुई आपके प्रीलिम्स के बारे में एक और बात। दूसरी बात, अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि आप बताओ व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेट, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉर्म सेंटर टू फॉल, यानी पहला कौन सा इंडिया का स्टेट था या स्टॉर्म सेंटर था जो अंग्रेजों ने फिर से कैप्चर किया? एंड दैट वाज दिल्ली। दैट वाज दिल्ली। ठीक है ना। आग भी दिल्ली से ही लगी थी, मेरठ से ही लगी थी, और यहां पे अब दिल्ली ही फिर से गिर गई दोस्तों, पहली। ओके। यहां पे बेसिकली क्या हुआ, अंग्रेज जब यहां पे बहुत बार ट्राई किया, यहां पे लड़ाइयां की, और जब अंग्रेज नाकाम हुआ तो अल्टीमेटली अंग्रेजों ने पंजाब से आर्मी मंगवाई, और यहां पे उनको लीड करते थे जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन खुद जंग लड़े
और यहाँ पे जख्मी भी हो गए और अल्टीमेटली कैप्चर किया दिल्ली को। लेकिन जख्मों की ताब ना लाके बाद में वो मर जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे कौन था लीडर? यहाँ पे लीडर था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बूढ़ा शेर था। वो अब जैसे ही देखता है कि दिल्ली गिर गई है तो वो खुद भाग जाता है और हुमायूं टॉम में पना लेता है। दोस्तों हुमायूं टॉब दिल्ली में ही है, मैं गया हूं उधर, आपको भी कभी मौका मिलेगा तो जाना, बहुत अच्छी खूबसूरत प्लेस है। तो हुमायूं टॉम्ब में ये छुप जाता है। लेकिन बाद में इसको वहां से निकाल के इसको कैदी बनाया जाता है और इसको फिर बाद में रंगून भेजा जाता है। कहते हैं ना मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया टेलीफोन। सो ये पिया कौन थे? ये थे यही बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने रंगून जलाई वतन किया, एक्साइल किया। और वहीं पे फिर खबर आती है 1862 में कि वो वहां पे मर गए हैं दोस्तों। लेकिन बहादुर शाह तो अकेले नहीं थे, बहादुर शाह के वंश जो थे, उसके बेटे, उसके ग्रैंड बेटे, उनका क्या हाल हो गया? दोस्तों आपकी हिस्ट्री ने बड़े दुख अंदाज से यह बयान किया है। जब मैंने भी पहली बार ये पढ़ा था 2-3 साल पहले, तो जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था इसके बारे में, बहादुर शाह और उसके बेटे के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे दोस्तों, उन्होंने रियली में 2-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रोया था दोस्तों। क्योंकि एक ऐसी कहानी है कि बहादुर शाह तो भेजा, उसको तो जलाए वतन किया, लेकिन उसके जो 2 छोटे बच्चे थे और उसका जो एक ग्रैंड सन था, उसको पब्लिकली यहाँ पे इन ऑफिसरों ने, अंग्रेजों ऑफिसरों ने पकड़ा और पब्लिकली शूट किया दोस्तों, पब्लिकली किल किया। यहाँ पे दोस्तों किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में आया था कि यहां पे बहादुर शाह के बेटों को किसने मारा था? वो थे लेफ्टिनेंट हुडसन दोस्तों। ठीक है ना। सन से याद रहेगा, सन यानी बहादुर शाह के सन को मारा। हुड मतलब याद रहेगा, यानी ये इतना हार्ड था, जितना सख्त था, इतना कमीना था कि इसने इनके बच्चों को ही मारा दोस्तों। तो दोस्तों इन शॉर्ट, जब दिल्ली ही गिर गई, जब फोकल पॉइंट ही गिर गया, तो बाकी जो पत्ते थे, ताश के पत्ते, वो धीरे धीरे वो भी गिरने लगे दोस्तों। ठीक है ना। और इसीलिए फिर हम देखेंगे कानपुर का क्या हाल हो गया। कानपुर यहां पे फिर रिकैप्चर हुआ 6 दिसंबर 1857 को, यानी दिल्ली के बाद। दिल्ली सितंबर में, कानपुर दिसंबर में। और इसमें कौन लीडर थे उस टाइम अंग्रेजों के? सर कोलिन कैंपबेल, पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। यहां पे कानपुर में रिवोल्ट किसने खड़ा किया था? नाना साहिब ने। नाना साहिब को जैसे ही ये लोग डिफीट करेंगे, नाना साहिब नेपाल चला जाएगा 1879 को, 1859 को। और इसके बाद इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि नाना साहिब का क्या बना, जिंदा था, मर गया था, किसने मारा था, क्या हो गया था। लेकिन दोस्तों नाना साहिब का ही एक साथी था ना, तांतिया टोप, उसके बारे में बात करते हैं। तांतिया टोप चला गया था झांसी के पास, कानपुर से झांसी के पास, झांसी में रानी जी के पास, रानी लक्ष्मीबाई के पास, और वहां से उसका साथ दिया था। फिर दोनों चले गए थे ग्वालियर। फिर वहां से जब हारा तो उस बिचारी को मारा गया, झांसी को। लेकिन ये जो तांतिया टोप साहब थे, ये चले गए थे सेंट्रल इंडिया के जंगलों में, सेंट्रल इंडिया के जंगलों में। लेकिन तांतिया टोप के एक दोस्त ने अंग्रेजों को इतला दी कि ये जंगलों में घुसा है और आप जाके उसको मार सकते हो। तो अपने ही दोस्त ने, तांतिया तोप के दोस्त ने गद्दारी की और अंग्रेज जाते हैं जंगल में, और ये बेचारा सोया होता है उधर जंगल में, और अंग्रेज चुपचाप आते हैं और उसकी गर्दन उड़ाते हैं सोते सोते। ये बेचारा सोता होता है और उसको मार देते हैं 1859 में दोस्तों। अब बात करते हैं झांसी के बारे में, झांसी के बारे में। और झांसी को अब 3 अप्रैल 9, मैंने लिखा है 19, यह है बेसिकली 17, यहाँ पे 1858 में दोस्तों, 19 नहीं है 18 है, इसको करेक्ट कर लेना, मुझे टाइपिंग एरर हुआ है, 1858 में। और यहां पे किसने इसको किया है कैप्चर? सर ह्यूग रोज ने दोस्तों, झांसी को। देखो दोस्तों, सर ह्यूग रोज लिखते हैं अपनी बुक में कि मुझे एक आदमी से पाला पड़ गया, और वो आदमी भी एक वुमन थी जो यहां पे सबसे रेबल्स में सबसे खतरनाक थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों। ठीक है ना। और इसी तरह से फिर हम देखेंगे मई 1858 में इंग्लिश ने बरेली और जगदीशपुर को कैप्चर किया दोस्तों। ठीक है ना। और 1859 में कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में थे, और यहां पे खान बहादुर जो बरेली से आए थे, बख्त खान जो दिल्ली में रहते थे, अहमदुल्ला जो फैजाबाद में थे, और भी बहुत सारे, वो ऑलरेडी बेचारे मर चुके थे। वो ऑलरेडी मारे नहीं गए थे, मर चुके थे। कब? 1859 में वो बेचारे ये सारे मर गए थे, मर चुके थे इस टाइम पे। ठीक है ना। अब बनारस की बात करते हैं। तो बनारस में
मर्सीलेसली यहाँ पे सप्रेस किया गया इस रिवोल्ट को, यानी बेरहमी से कर्नल नेल ने यहाँ पे बनारस में इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, लोगों को किल किया। इवन आपकी हिस्ट्री लिखती है कि एक तो लीडर्स को यहाँ पे गोली मार दी और खत्म किया, लेकिन बाकी जिन पे भी शक था कि नहीं ये भी थे, शक था ये क्या वो हो भी सकते थे नहीं भी हो सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को जिन पे शक था कि नहीं ये भी रिवोल्ट में थे, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी एक एक करके गोली मारी। दोस्तों खुद देखो अंग्रेज कितना जालिम था, कितना जालिम था दोस्तों, और कितना यहां पे जानी और माली नुकसान किया था दोस्तों। सो इन शॉर्ट अब हमारी जुबान से यही निकलेगा कि जुलाई 1858 तक यहां पे रिवोल्ट खत्म हो चुका था, ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। और यहां पे एंड ऑफ द 1859 में यहां पे अंग्रेज अब पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी इंडिया में डालेगा और अपने फर्मली एस्टैब्लिश करेगा यहां पे इंडिया में। कब? एंड ऑफ द 1859। और यहां पे वहां से फौज भेजेगा इंग्लैंड से, और वेपन्स भेजेगा और मैन भेजेगा और मटेरियल भेजेगा, ताकि अपना रूल यहां पे एस्टैब्लिश करने के लिए दोस्तों। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट।